वेलकम टू एकेडमियाज। मैं शंकर कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सही होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पे फोकस्ड होंगे। बिना समय गवाए आज का टॉपिक पे हम लोग आते हैं। 1857 का जब क्रांति हो रहा था तो ब्रिटेन में कौन पीएम था, यानी प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन में पीएम कौन था? एक फैक्ट ये बन सकता है। महारानी को लेकर के फैक्ट आ सकता है कि महारानी कौन थी। साथ में गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में। ये तीन फैक्ट 1857 क्रांति को लेकर के आ सकता है। पीएम कौन था, महारानी कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, स्टार्ट कब हुआ था, औपचारिक शुरुआत कब हुआ था। मंगल पांडे के बारे में भी देख लेंगे। ये एक फैक्ट है कि 1857 का हेडिंग से ये 5 फैक्ट निकल के आता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जब 1857 क्रांति भारत में हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था। तो पीएम था पामर्स्टन। पामर्स्टन था पीएम, ठीक। पामर्स्टन पीएम था। और महारानी कौन थी? महारानी थी विक्टोरिया। महारानी होगी विक्टोरिया। और गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल याद कीजिए, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और इसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? ठीक, इसकी औपचारिक शुरुआत जो है हुआ था 10 मई 1857 को इसका औपचारिक शुरुआत हुआ था। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं मंगल पांडे साहब के बारे में। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। औपचारिक शुरुआत तो हुआ था यहाँ से। और कहाँ से हुआ था? मेरठ, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? यूपी में है मेरठ। ठीक, अब जो है देखते हैं मंगल पांडे के बारे में कि मंगल पांडे साहब का क्या सीन था। ठीक, मंगल पांडे साहब ने क्या किया था बताता हूँ मैं कि जब ये जो है 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है, ये 34th इन्फेंट्री आईएन इन्फेंट्री के थे। ये कहाँ के थे? 34th इन्फेंट्री के थे। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी। कहाँ? बैरकपुर छावनी। 34th इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से संबंधित थे मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया था कि 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने विद्रोह कर दिया किस चीज़ के लिए? कि जो कारतूस जो था, ये जो था इनफील्ड राइफल जो था, उसके कारतूस को लेकर के इन्होंने विद्रोह कर दिया था 29 मार्च 1857 को अपने सीनियर जो था ह्यूस्टन और वाघ पे। ह्यूस्टन और वाघ पर इन्होंने गोली चला दिया। वाघ तो मारा गया और बेचारे मंगल पांडे पकड़ा गए। जब मंगल पांडे पकड़ाए तो अब देखते हैं क्या होता है इनके साथ। इनके साथ क्या हो जाता है? 8 अप्रैल को इनको मिल जाता है फांसी। ठीक, देख लेते हैं ये फैक्ट। ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामर्स्टन था। ठीक, महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, और औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से। और जो है मंगल पांडे जो है 34th इन्फेंट्री के सैनिक थे और ये जो है बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। ठीक, उसके बाद जो है 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया? ह्यूस्टन और वाघ पर गोली चला दी। क्यों चलाया, क्या कारण था, वो हम लोग आगे देखेंगे। बस एक फैक्ट है, इसको आप देख लीजिए।
गोली चला दिया और वाघ मारा भी गया। गोली चलाया, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में पकड़ा गया और 8 अप्रैल को फांसी हो गया। ये एक ओवरव्यू है, ठीक, इस चीज़ का। अब हम लोग जो है एक बार आप इसको देख लें और फिर मैं इसे आपको बताऊंगा। एक बार छिप के चलो देखते हैं क्या क्या याद है आपको। कि आप सबसे पहले बताओ पीएम कौन था 1857 के समय? पामर्स्टन। पी से पीएम, पी से पामर्स्टन, ठीक, पी से पीएम, पी से पामर्स्टन। और यहाँ का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय उस समय नहीं कहते थे, उस समय गवर्नर जनरल कहते थे। 1858 के एक्ट के बाद से भारत में वाइसराय होने लगा था, बाकी उससे पहले गवर्नर जनरल कहलाता था। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, ठीक। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया महारानी थी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और क्या फैक्ट हमने देखा था कि जो औपचारिक शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 को औपचारिक शुरुआत हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और उससे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग अगर इतिहास जानेंगे मंगल पांडे साहब के बारे में, तो उनके बारे में क्या था कि 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह कर दिया था। उन्हें ह्यूस्टन और बाघ पे गोली चला दिया था। बाघ बेचारा मारा गया, ह्यूस्टन तो घायल हो गया था। इसको पकड़ा गया मंगल पांडे साहब को और इनको जेल में डाला गया और 8 अप्रैल को फांसी, बात ख़त्म। ये हमारा ये था। अब हम लोग देखते हैं चीज़ों को। कोई भी विद्रोह होता है तो उसका एक परिप्रेक्ष्य बनता है, बैकग्राउंड बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि इतने सारे लोग विद्रोह करने लगे। क्या बस एक कोई कारण रहा होगा इतने सारे लोगों का विद्रोह का? क्योंकि जब भी विद्रोह होता है तो सभी का ज़रूरतें अलग अलग होता है, ठीक, और मांगे अलग अलग होता है। दुश्मन एक हो सकता है, शत्रु एक हो सकता है, इंग्लिश गवर्नमेंट या कंपनी, लेकिन मांगे और उनके अंदर जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी उनके अंदर विद्वेष जम चुका था, वो अन्य अन्य कारणों से होता है। तो सबसे पहले 1857 के बारे में देखेंगे कारण। 1857 का हम लोग देखेंगे इस विद्रोह का कारण क्या था। जब हम लोग कारण की ओर जाएंगे तो हम लोग देखते हैं, ठीक। पहला देखते हैं हम लोग ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। पहला कारण हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, ठीक। ब्रिटिश प्रशासन में जो भी शासन सत्ता चलाने के लिए जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई, इतनी गलत नीतियाँ थी कि लोगों के अंदर उसके प्रति विद्वेष का भाव आ चुका था, ठीक। तो ये ब्रिटिश प्रशासनिक नीति था। और एक देखेंगे ब्रिटिश की आर्थिक नीति। ब्रिटिश की आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति मतलब उनकी जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी थी उस समय की सिचुएशन में, जिससे लोगों का काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां हुई थी, वो एक आर्थिक नीति के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या था? ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक नीति ले लेते हैं। ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। आर्थिक प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति हो गया। और एक देख लेते हैं तात्कालिक कारण क्या रहा था, ठीक। तात्कालिक कारण देख रहे हैं हम लोग। ब्रिटिश प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, तात्कालिक कारण कह सकते हैं। ये 4 कारण प्रमुख कारण था जिसके कारण 1857 में क्रांति का विस्फोट हुआ, ठीक। सिंपल एक चीज़ और डाउट आ रहा होगा कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो विरोध के लिए 2 वर्ड यूज करते हैं, 3 वर्ड। एक वर्ड यूज करते हैं क्रांति, और दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं? सोचो यार, आप लोग पढ़ते हो, चीज़ें देखते हो, समझते हो। पहला तो हम लोग क्रांति यूज करते हैं,
दूसरा करते हैं आंदोलन, आंदोलन, और तीसरा हम लोग क्या करते हैं, क्रांति, आंदोलन, और तीसरा करते हैं विद्रोह, करते हैं क्रांति, आंदोलन और विद्रोह। हम लोग जो भी ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग इंडिया का जब पढ़ते हैं क्रांति के समय में, तो हम लोग देखते हैं कि क्रांति वर्ड आता है, आंदोलन और विद्रोह। आखिर तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ज़रा सोचिए। कभी सोचा है आपने कि डिफरेंसेस क्या है? अब सोच लेते हैं। क्रांति में क्या होता है, जब क्रांति होता है तो पुरानी जो भी चीज़ें चल रही थी, ढर्रा प्रथाएं, आमूलचूल परिवर्तन होता है। आमूलचूल परिवर्तन का मतलब होता है कि एकाएक ही चीज़ें बिल्कुल पलट जाती है और फिर एक सिस्टमेटिक, उसका एक लार्ज इम्पैक्ट होता है। ठीक, क्रांति में क्या होता है कि अचानक से जैसे क्रांति हो गया, हम घर पे बैठे हुए थे, सुबह गए एक आदमी के यहाँ लड़ने के लिए, लड़ाई में पता चला कि वो मेरा दोस्त हो गया फिर, और हम लोग जा रहे कहीं सोने के खदान से सोना निकाल के ले आए। तो क्या हो, अचानक से चीज़ें बदल गया और उस सोना तो निकाल के ले आए और साथ में उसको हम लोग ग्रो करके एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिए, और दो आदमी साथ में फिर बैठ करके, जो एक दूसरे का दुश्मन था वो साथ बैठ करके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है। तो ये क्या हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उसका समाज पे इम्पैक्ट पड़ता है अलग तरीके से, वो एक क्रांति होता है। विद्रोह फिर समझते हैं क्या होता है। विद्रोह में क्या होता है, गए, हमें सरकार से प्रॉब्लम था, हम गए हजार के झुंड में गए, तोड़ फोड़ कर दिए, आग लगा दिए, चीज़ें जला दिए, और फिर सरकार आया, पीट पिटा करके हमें बंद कर दिया, उसके शांत कर दिया, और इसका उस आंदोलन का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, यानी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। जिस उद्देश्य से विद्रोह किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, या हो सकता है इसमें संगठनात्मक तरीके से वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, या फिर इनका कोई प्रॉपर एक मोटो नहीं होगा कि हमको किस विषय पर काम करना है, तो इस कारण से इसको विद्रोह करते हैं। आंदोलन क्या होता है, आम जनता जब जुड़ जाता है और चीज़ें के लिए विरोध करती है तो एक आंदोलन का रूप धारित करता है, और उस आंदोलन में एक विचारधारा होता है, उस विचारधारा की अपनी मांगें होती है, उसको एक लीडर होता है, चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती, वो एक आंदोलन हो जाता है। ठीक, ये पॉइंट तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अब समझ में आया 1857 की क्रांति क्यों बोलते हैं। कुछ परिवर्तन आया था, जैसे पहले कंपनी का था, बाद में क्राउन का हो गया, वो हम लोग आगे देखेंगे, एग्जैक्ट हम बताएंगे कि पहले क्या सिस्टम था, 1857 के बाद क्या बदला, बिल्कुल डिटेल्स समझेंगे, घबराना नहीं है, अभी पेशेंस रखिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति में बात करें हम लोग तो ब्रिटेन का क्या सिस्टम था इंडिया में, कि जो एक तो वेलेस्ली साहब थे 1800 ईस्वी के आसपास में, उन्होंने क्या किया था, इंडिया में प्रशासन चलाने के लिए सहायक संधि ले आया था। एक करंट तो नहीं, आप कह सकते हो एक पॉइंट आ गया कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सहायक संधि का भारत में जनक कौन था, तो वेलेस्ली। हम लोग बोलते भी कि वेलेस्ली की सहायक संधि, वो उस समय गवर्नर था बंगाल का, और उन्होंने ही सहायक संधि को लाया था भारत में, और वेलेस्ली की सहायक संधि इसलिए बोलते हैं। और हड़प नीति कौन लाया था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वयंगपत का सिद्धांत, जो वो लाया था डलहौजी। देखेंगे प्रशासनिक नीति, आखिर ऐसा क्या प्रशासनिक नीति था जिसके कारण चीज़ें इतनी बिखर गई कि आदमी के अंदर इतना विद्रोह का भाव उत्पन्न हो गया कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक मौके की तलाश में थी, कि जैसे होता है ना कि जो अंदर आग लगा हुआ है और एक घी अगर पड़ गया तो आग और प्रज्वलित हो जाता है, तो वही चीज़ था। तो अब प्रशासनिक नीति हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके हम समझते हैं सारा। सबसे पहला क्या है, प्रशासनिक नीति। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही, अब यहाँ से बहुत ही एक रोमांचक सफ़र पे हम लोग निकल रहे हैं। 1857 की ओर चले, बिना वीज़ा, बिना फ़्लाइट, बस मेरे साथ जुड़े रहिए और हम 1857 का पूरा भारत का भ्रमण करवाएंगे, पूरी नीतियाँ को खंगालेंगे कि आखिर ब्रिटेन की जो नीति थी, कंपनी की नीति, आखिर ऐसा क्या था। पहला हम लोग क्या देख रहे थे, प्रशासनिक नीति।
ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। इस प्रशासनिक नीति में क्या था कि हम लोग दो तरीके से समझते हैं, 2 या 3 पॉइंट में। एक हम लोग देखते हैं डलहौजी। ये डलहौजी साहब जो है ये बहुत ही खतरनाक थे। डलहौजी ने क्या किया कि एक इन्होंने लाया हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में बोले वयंगपद का सिद्धांत। इन्होंने हड़प नीति बोल, डलहौजी का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डलहौजी का हड़प नीति। इस नीति के तहत क्या था कि जो भी राजा है उनको गोद लेने की प्रथा बंद हो गया, कि अगर उनके पास कोई लड़का पुत्र है, अगर उसकी मृत्यु हो गई और वो निसंतान हो गया तो वो किसी बच्चे को गोद ले करके उसे शासक नहीं बना सकता है। अगर बनाना भी होगा तो यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उसे शासक बनाना है या नहीं, ये कंपनी तय करेगा, यानी वाइस गवर्नर जनरल तय करेगा कि आप किसको गोद ले सकते हो। गवर्नर जनरल का मन होगा कि मैं उसको मान्यता नहीं दूंगा। अगर डलहौजी का मन होगा कि ये राजा है, ये निसंतान है, या फिर इनको पुत्र था, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई और वह जो है अपना राजपाट जो है किसी दत्तक पुत्र यानी किसी को गोद ले करके उसको राजा बनाना चाहता है, तो वो पहले डलहौजी साहब के पास जाएगा और पूछेगा कि डलहौजी साहब बताओ राजा बनाए या नहीं बनाए। डलहौजी बोल देगा कि ठीक है तुम बना लो, तो वो बना लेगा। नहीं मना करेगा, मना कर देगा तो वो नहीं बना सकता है। इसी को कहते थे हड़प नीति। इसके तहत जो है क्या क्या हुआ, इसके तहत देखो कौन कौन से राज्य को कब कब बनाया गया, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये था सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, और क्या था, सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट था, और क्या था, उदयपुर था, झांसी था, उदयपुर था, झांसी था, नागपुर था। मतलब इतने एरिया में इन्होंने हड़प नीति के तहत जो है इनके वैधताओं को रद्द कर दिया। ठीक, अब देखते हैं ये कैसे कैसे चला था। सतारा जो है 1848, 1849, 1849, 1850, 1800 कितना 52 था शायद। उदयपुर 1852 ही था, हाँ से 1852 था। झांसी 1853 था, 1854 ये नागपुर हो गया। ठीक, ये ईस्वी नहीं याद करना है, बस ये याद करना है कि हड़प नीति के तहत किस प्रशासन को, मतलब किस क्षेत्र को पहले हड़पा गया था या फिर उसको अपने ब्रिटिश क्राउन के अंदर ले आया था। वो था अपना सतारा, 1848 में सतारा। और क्रम याद रखेंगे, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, क्रम में याद करना है। बोलो मेरे साथ, सतारा, सतारा हो जाएगा, जैतपुर हो जाएगा, संभलपुर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और नागपुर। फिर से बोलो, सतारा सबसे पहले हड़प नीति के तहत किस क्षेत्र को शामिल किया गया था, सतारा को, फिर हो गया था जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। झांसी का 1853, वही मणिकर्णिका मूवी आया था कंगना रनावत का, वो झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी। और फिर नागपुर 1854। ठीक, ये हो गया था हड़प नीति। जब हड़प नीति लाएगा तो जो इस शासक को जब वो बोल देगा कि ऐसा है कि अब हम इसको वैध नहीं करेंगे, इसको सरकार में मिला लेंगे, ब्रिटिश क्राउन में, या फिर आप बोल देंगे कि अंग्रेज़ी हुकूमत अपने में मिला लेगा। ब्रिटिश क्राउन तो उस समय था ही नहीं, अंग्रेज़ी हुकूमत अगर अपने में मिला लेगा तो इस राजा की मनस्थिति पर क्या असर पड़ेगा। वो तो अंदर से कुंठित हो जाएंगे। हाँ, शक्ति प्रदर्शन तभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि शक्ति अंग्रेज़ के हिसाब से उनके पास बहुत कम थी। सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति ये लोग थे नहीं अंग्रेज़ के कंपेयर में। तो उस समय थोड़ा बहुत झांसी वाले थोड़ा बहुत
अंदर से विद्रोह वगैरह हुआ था, थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं, बाकी हड़प तो लिया ही था। तो इससे ये लोग का राष्ट्रवाद भी आहत था, एक क्षेत्रीयता का भावना भी था कि भाई मेरा एक राजा था और मेरा ये पहले हम लोग आज़ाद थे, अब जो है क्राउन यानी कंपनी जो है हमें अपने अंदर ले लिया, अब हम ब्रिटिश के अंदर है, पहले हम अपने राजा के अंदर थे, वहाँ के लोगों के अंदर भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी। ठीक, ये तो डलहौजी का हड़प नीति। डलहौजी ने क्या किया था, एक और चीज़ किया था कि अवध को जो है ना, अवध को 1856 में बहुत ही गलत और नाटकीय तरीके से कंपनी जो है वहाँ के राजा को हटा करके अपना शासन स्थापित कर लिया, मतलब उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। क्वेश्चंस आता है कि अवध का अंतिम आखिरी नवाब कौन था, तो हम लोग बोल देंगे कि वाजिद अली साहब जो थे अवध के आखिरी नवाब थे। तो हम लोग क्या बोल देंगे, अवध का आखिरी नवाब क्वेश्चन आता है तो हम लोग बोलेंगे जोर से वाजिद अली शाह। जब आप घटना चक्र का हिस्ट्री देखेंगे या फिर क्वेश्चन बैंक देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो ये सब पॉइंट काफ़ी होता है कि हड़प नीति तो पहला कौन राज था, सतारा था, तो झांसी कब हुआ था, तो एक क्रम में सजाओ, यूपी पीसीएस में क्रम बहुत पूछता है। कि एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, एक रिपोर्ट आया था, आउटरम रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट था, आउटरम रिपोर्ट। उन्होंने क्या बोला कि अवध में जो है कुशासन है, वहाँ का शासन जो है जनता का शोषक है, वहाँ जो भी शासन प्रशासन नवाब है वो जनता को शोषित करता है और उसके जन कल्याण पे और उसके डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता, एकदम भ्रष्ट शासन है। तो उसको हटा करके हम लोग जो है मतलब कंपनी का शासन वहाँ स्थापित हो ताकि जन कल्याण की भावना जगे और वहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके, ये आउटरम बोला। लेकिन ठीक एक कैप्टन लॉकेट और बिशप हीवर था, ठीक है, कैप्टन लॉकेट और बिशप हीवर जो है वो एक गैर सरकारी रिपोर्ट डाला था, उस पर उन्होंने अवध के प्रशासन की बहुत ही प्रशंसा की थी कि ये बहुत अच्छा शासन वहाँ चल रहा है। मगर देखिए द्वंद्व, अंग्रेज ही बना रहा, सरकारी रिपोर्ट में बोल रहा है कुशासन, आउटरम। देखते हैं आउटरम क्या बोला था, कुशासन है, ठीक है, जबकि लॉकेट और बिशप व्हीलर ने क्या किया था, प्रशंसा किया था। आउटरम बोला कुशासन है और लॉकेट और बिशप व्हीलर बोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि नहीं चीज़ें बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है, मतलब एक बहाना था, जो भी उस समय ब्रिटेन के यहाँ पे थे उनका बहाना था, जैसे अवध को मिला लो, अवध के एरिया बहुत बड़ा था, जब अवध को इन्होंने मिलाया तो ब्रिटिश शक्ति का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, एक बड़ा क्षेत्र मिल गया। ठीक, इसको हटाते हैं, एक जब बड़ा क्षेत्र मिल गया तो थोड़ा सा एक और समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक, एक और फैक्ट पहले देख लेते फिर समस्या को देखेंगे। एक फैक्ट था कि अवध पर जो है, अवध पर सहायक संधि कब लगाया गया था, अवध पर सहायक संधि जो है 1801 में लगा था। ठीक, अवध पर सहायक संधि 1801 में स्थापित किया गया था। सहायक संधि हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं ले, सब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या था सहायक संधि के अंदर, वो सारा चीज़ देखेंगे। अब क्या था, जब चूँकि अवध को जो है इन्होंने हड़प लिया, ठीक, अवध जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट था, वो इंडिया के लिए भी था उतना ही इम्पोर्टेंट और ब्रिटिश के लिए भी था। अवध का जब हड़प हुआ तो अवध में क्या हो गया सीन, ये अवध है, सबसे ज़्यादा सैनिक ना अवध से ही थे ब्रिटिश आर्मी में।
सर्वाधिक अवध का सैनिक था, तो सेनाओं का मनोबल नहीं टूटेगा क्या? वो पहले एक राजा के अंदर थे, उनका अपना नियम कानून था, अचानक से परिवर्तित कर दिया गया तो उनका भी राष्ट्रवाद आहत हुआ। क्षेत्रीयता का भावना हर किसी में रहता है, तो वो तो आहत हुआ ही, तो साथ में अवध में जो है लूट शुरू हो गया। लूट चोर चकारी नहीं, लूट ये होता है कि बुरा स्तर बहुत बढ़ा हुआ, टैक्स इतना बढ़ा दिया किसानों पे कि एकदम बुरा हाल था किसान का। टैक्स बढ़ाने से क्या क्या हो रहा था वो तब समझेंगे। जब भू राजस्व दर बढ़ेगा तो किसान को जब भू राजस्व दर बढ़ाएंगे तो किसान को उस दर को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ेगा। ऋण लेना पड़ेगा तो ऋणग्रस्तता बढ़ेगा। उन्हें ऋण ब्याज जब लेंगे वो सूदखोरों से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो उनमें ऋणग्रस्तता बढ़ेगा। और ये सैनिक भी तो किसान परिवार से ही रहता है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ही मेंटल स्ट्रेस होगा। ठीक, उसके बाद ऋणग्रस्तता बढ़ेगा और इन दोनों का सम्मिलित परिणाम से जो है, जब ऋणग्रस्तता बढ़ेगा तो क्या होगा? गरीबी होगा, अकाल भी आ जाता था, अनाज की कमी, आपका परचेजिंग पावर ही कम हो गया, आपके पास पैसे नहीं है और रेट बढ़ रहा है, ऋणग्रस्तता हो चुके हैं, आपके पास है नहीं पैसे, जो कमाते हैं टैक्स भरते, इवन कर्ज लेकर के टैक्स भरना पड़ रहा था। अब उस स्थिति में खाने को पैसे नहीं, अनाज कैसे खरीदे, तो अकाल वगैरह का समस्या था। अवध में बहुत प्रॉब्लम था। ये था हमारा प्रशासनिक नीति। इस कारण से इन सभी नीतियों के परिणाम स्वरूप जो है अवध के लोग, ना सिर्फ अवध के बल्कि जो भी हम लोगों ने देखा अन्य शासक, उनके साथ उनके अंदर जो है भावना आहत हो चुका था। वो विद्रोह के प्रतीक्षा में थे, वो एक ऐसा मौका की तलाश में थे जब उन्हें मौका मिले और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकत्रित होकर के विद्रोह करे और अपना हक को प्राप्त करे। एक चीज़ और ध्यान दिए होंगे कि कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया था। जब नाना साहब ने विद्रोह किया था वो तो पहले पेशवा परिवार से थे, मतलब पेशवाई भी ख़त्म हो चुका था, उनको पेंशन दिया जा रहा था कानपुर में रख करके, और अब तो पेंशन के रुपए भी कम कर दिए, इवन पेंशन मिलता भी नहीं था, अपने पेंशन के लिए भी कई लोग लड़ रहे थे। तो इतनी प्रशासनिक नीतियाँ खराब थी। ये था हमारा प्रशासनिक नीति। अब आगे देखते हैं और कौन सी नीति थी। हम फैक्ट डिस्कस करते जा रहे हैं और आपको समझाते जा रहे हैं ताकि आपके अंदर एक स्टोरी चले कि क्या क्या हुआ था, आखिर में ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े स्तर पर बिना व्हाट्सएप ग्रुप का और बिना कुछ भी चीज़ का इतने बड़े स्तर पर आंदोलन आ गया। ना मार्ग था, कुछ भी चीज़, परिवहन का साधन भी तो तीव्र नहीं था कि ट्रेन या फ्लाइट निकल गई, वो भी नहीं था, फिर भी इतने लोग जुड़े। प्रशासन नीति के बाद हम लोग आते हैं आर्थिक नीति। आर्थिक नीति जो है काफ़ी दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण क्या था? पहला देखो, भू राजस्व दर बहुत बढ़ा हुआ था, कृषि का जबरन वाणिज्यीकरण, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और भी कारण वो देखेंगे। दोषपूर्ण आर्थिक नीति था, मतलब भू राजस्व दर बहुत ज़्यादा था। मतलब आप जब देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त में या फिर महलवाड़ी में या रईतवाड़ी में राजस्व दर जो है कहीं ज़्यादा था। इतना राजस्व दर था कि लोगों को कर चुकाने के लिए भी कर लेना पड़ता था। कर चुकाने के लिए कर तो नहीं, सॉरी, ब्याज लेना पड़ता था, किसी से सूद लेना पड़ता। और सूदखोरों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही, सूदखोरी वाली समस्या है। और इस हिसाब से भू राजस्व दर यानी टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा था। तो इनको चुकाने के लिए ये क्या कर रहे थे? लोन ले रहे थे। लोन लेंगे तो लोन जब नहीं चुका पाएंगे तो उनको उनकी ज़मीन से ही जो है बेदखल करने लगा था। या तो आप टैक्स नहीं देंगे तो ही बेदखल,
लोन नहीं दिए, जो भी गिरवी रखे, ज्वेलरी रखे या खेत रखे, वो भी बेदखल, यानी भूमि से बेदखली बढ़ गया। मतलब उसके अपनी भूमि से ही उसको बेदखल किया जा रहा था। भूमि से जब बेदखली बढ़ गया तो क्या हुआ कि जो पहले किसान जिस खेत का मालिक हुआ करता था, अब वहाँ भूमिहीन मजदूर हो गया। इवन अस्थाई नीति में भी तो यही हुआ था। अस्थाई नीति में भूमि वाला जो भी किसान था वो भूमि विहीन हो गया, और वो सारा किसान जो सारा भूमि जो था वो गवर्नमेंट पे चला गया था, गवर्नमेंट का हो गया था, और उसका एज ए रेंट की तरह वो लोग को देना पड़ रहा था। ये जो है, जब हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तो उसमें एक एक पॉइंट करेंगे। कृषि का जबरन वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण का क्या मतलब था कि जब टैक्स रेट बढ़ रहा था, जब भू राजस्व दर को बढ़ा दिया गया था, तो क्या हुआ था, जब भू राजस्व दर बढ़ गया उसके बाद क्या हुआ, क्या जो अब किसानों को क्या है कि जो भी अनाज या मोटा फसल उपजा रहा था तो उससे क्या हो रहा था कि वो खाने लायक ही हो पाता था। थोड़ा बहुत बेचा तो जैसे तैसे राजस्व चुकाया, या फिर उसको तो उसके लिए ऋण लेना पड़ रहा था। तो वो लोग क्या कि धीरे धीरे जो है स्विच करने लगे नगदी फसल। नगदी फसल जूट हो सकता है, कपास हो सकता है, यानी नगदी फसल। नगदी फसल जूट हो गया, कपास हो गया, नील हो गया, अफीम etc, नगदी फसल। और ये नगदी फसल जो है जबरन इसे करवाया जा रहा था। इन्हें बोला जा रहा था कि आपको करो। नगदी फसल इसलिए था क्योंकि जब ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति हो रहा था और ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता थी। जब कच्चे माल की आवश्यकता थी तो ये नगदी फसल उसका कच्चा माल हो गया। जूट से बोरा वगैरह बनता था, जिससे थैली, जिसमें वो अपना सामान डाल करके उसको लोड कर सकता था। कपास से वस्त्र उद्योग के लिए था। नील का उपयोग जो है सीधा आपको देख सकते हैं, नील का उपयोग को जो है रंगाई के लिए हो रहा था। अफ़ीम जो है ये जो है ट्रेड को बैलेंस करने के लिए था। जैसे यहाँ से अफ़ीम चाइना भेजता था, चाइना से चाय लेता था वो। इवन चाय भी इंडिया में हो रहा था। मान लो अफ़ीम क्या कर रहा था कि चाइना वाले को बोला कि तुम जो है चाय दो, और उसके बदले उसको अफ़ीम खिलाता था। अफ़ीम इंडिया में उगाता था। देखो अंग्रेज़ कितना तेज़ था, वहाँ पैसा नहीं दे करके इंडियन अफ़ीम भेजता था, और वहाँ से वो चाय लेता था, वो वहाँ बेचता था और कमाता था। जबरन वाणिज्यीकरण हो गया। अब जब कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाएगा, नगदी फसल का जो है ना बोया क्षेत्र बढ़ जाएगा, नगदी फसल ज़्यादा लगाया जाएगा, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, खाद्यान्न फसल कम हो जाएगा। वाणिज्यीकरण होगा तो खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, खाने पीने का उत्पाद का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे प्राइस बढ़ेगा, आदमी के पास उतने पैसे नहीं रहेंगे कि वो उसे ख़रीद पाए, तो सीधी सी बात है फिर अकाल आएगा। कहीं अगर क्लाइमेट दाएं बाएं हो गया तो पूरा अकाल आएगा। अकाल बढ़ेगा, लाखों लोग मरेंगे। तो इससे भी वो पूरा जन खुन्नस भरा हुआ था। हस्तशिल्प उद्योग का पतन। ब्रिटेन क्या कर रहा था कि वहाँ से जो है ना फ्री इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जो है इंडिया में अपना प्रोडक्ट भेजता था, मशीन से बना हुआ, और उसको जो है रेलवे के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में पहुंचा रहा था। उसके बाद जो है वो जो है सस्ता पड़ रहा था यहाँ के हस्तशिल्प के माध्यम के बिहाफ पे। तो यहाँ का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। इवन हम लोग भी देखते हैं हाथ से कढ़ाया हुआ साड़ी 4000-5000 में आता है, कढ़ाई कसीदा किया हुआ, और वही मशीन वाला प्रिंटिंग जो है वो 2000 में आता है, तो मशीन वाला ख़रीदेगा। इसके कारण से हस्तशिल्प उद्योग का पतन भी हो चुका था। इसके कारण जब हस्तशिल्प उद्योग का पतन होगा तो क्या होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगा। बेरोज़गारी तो बढ़ेगा ही। यहाँ का जो भी जुलाहा था या फिर जो भी था कारीगर वर्ग जो था वो क्या करेगा, अब इसमें प्रॉफिट होगा नहीं तो वो बेरोज़गार होंगे और गांव की ओर लौटेंगे, और गांव वाले हैं तो वो क्या करेंगे, अपने खेतों में ही काम करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कृषि पे बोझ बढ़ा। कृषि क्षेत्र पर
बोझ बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। पहले 2 लोग कृषि करते थे, उसका एक बेटा जुल्हा का काम करता था, अब उसका रोज़गार ठप हो चुका है, वो सीधे आएगा गांव में और कोई संसाधन है नहीं, उपाय है नहीं, तो वो 3 आदमी मिलकर अब खेती करेगा। प्रचंड बेरोजगारी का समस्या भी बोल सकते हैं उसको। तो ये चीज़ें बढ़ रहा था, कृषि पर बोझ बढ़ रहा था, कृषि प्रॉफिटेबल था नहीं क्योंकि कृषि दर बहुत ज़्यादा था, कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था। तो अब क्या था कि कमाने वाला 3 और प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था और खाने वाला भी 3 था। और जो देख रहे हैं कि जो खाद्यान्न उत्पादन भी कम हो रहा है, अकाल बढ़ रहा है, कैश है नहीं, तो क्या होगा, आहत होगा। अवध में भी तो वही हुआ था, सबसे ज़्यादा किसान वहाँ, सबसे ज़्यादा सैनिक वहाँ, सेना में रहेगा तो मनोबल कैसे नहीं टूटेगा। तो ये एक आर्थिक नीति था दोषपूर्ण। उसके बाद देखते हैं दूसरा, आर्थिक नीति के बाद क्या था हमारा, एक सामाजिक सांस्कृतिक नीति। सामाजिक सांस्कृतिक नीति। सामाजिक सांस्कृतिक नीति देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक नीति में क्या था, अब उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस नीति में क्या हो रहा था एग्जैक्ट, मार्कर चेंज कर लेते, ब्लैक ब्लैक में थोड़ा सा ब्लैक हर चीज़ ब्लैक ही है, तो थोड़ा सा बदले माहौल। सामाजिक सांस्कृतिक नीति, इस नीति के तहत क्या हुआ कि जो देखिए 1813 का एक्ट याद है, क्वेश्चंस आता है, ईसाई मिशनरी जो है 1813 का एक्ट देखते हैं। 1813 का एक्ट जो आया था, इसमें क्या हुआ था, भारत में ईसाई मिशनरियों को परमिशन मिल गया था कि आप भारत जाइए और वहाँ जो है ना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। थोड़ा सा यार पसीना को थोड़ा सा हटा दे, चलो कोई नहीं, मिल नहीं रहा। 1813 का तो क्या था, ईसाई मिशनरी जो है, ये तो चल ही नहीं रहा है भाई, ब्लैक ही रहने दो। ईसाई मिशनरी को क्या हुआ, परमिशन मिल गया। अब जाइए भारत में प्रचार प्रसार कर सकते थे। ईसाई मिशनरी क्या है, अब जो 1813 एक्ट के उसको बोल दिया है कि तुम भारत जाओ और भारत में प्रचार प्रसार करो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1813 का एक्ट। मैं एक एक्ट वाला प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के आज़ादी वाला एक्ट तक जो है कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें बदल रहा था, हर चीज़ लाएंगे, टेंशन ना ले, ये तो शुरुआत है मेरा बस। आपको पूरा कंटेंट मिलेगा एकेडमिया पे, मस्त मस्त चीज़ें समझ में आएंगी, आपका दिमाग खुलेगा, आप चीज़ें जो मेमोराइज करेंगे तो उसको आसानी से लंबे समय तक रख सकते हैं, एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, इवन अपना दिमाग लगा सकते हैं, इवन आंसर राइटिंग से लेकर के आप किसी डिबेट में भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं बल्कि एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट की तरह हम लोग देखेंगे, बस फैक्ट का एक पिटारा नहीं रखेंगे इसको, ठीक। ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार प्रसार कर सकते थे। अब जो ये प्रचार प्रसार करेगा तो ये क्या करेगा, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेगा, यानी कि ये धर्मांतरण पर बल दिया गया। और धर्मांतरण जो है जबरन किया गया, धोखे से किया गया, अलग अलग तरीके से बल दिया गया। तो इससे क्या होगा, जब समाज में धर्मांतरण जबरन होगा तो समाज में टकराव बढ़ेगा। सामाजिक टकराव व हीनता की भावना भारतीयों में बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, ये बढ़ने लगा। अब इससे बढ़ने लगा तो लोगों को अंदर से लगने लगा ये ईसाई तो हमें बना रहा है, तो उससे वो डर गए और वो उस चीज़ का विरोध भी करने लगा कि भाई ये तो गलत है। अंदर से खुन्नस बढ़ने लगा इस कारण से भी। अब इतना ही नहीं, इसका क्या रीज़न था ईसाई मिशनरी बनाने का,
ये रीजन पे जाएंगे तो हमारा बस 1857 क्रांति 10 घंटे से 15 घंटे का बन जाएगा। मैं सक्षम हूँ इसको बताने में, लेकिन हम लोग जब नीतियाँ पढ़ेंगे, आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति प्रॉपर तरीके से, तब हम लोग जो है एक एक लेक्चर 2-2 घंटे का लेंगे, तब हम हर चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी बस इतना समझिए, ईसाई मिशनरी भारत में आ गया था, धर्मांतरण पर बल दे रहा था, इसी कारण सामाजिक टकराव हुआ, हिंसा की भावना बढ़ने लगा भारतीय, इनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहने लगे कि भाई हटाओ इसको कैसे भी कर कर। एक ये था। दूसरा क्या था कि हिंदू रीति रिवाजों में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम था एक, ठीक है, बड़ा ही रोचक चीज़ है, एक अधिनियम था, ठीक है। हिंदू रीति रिवाज में एक नियम था कि जो अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो आपको पैतृक प्रॉपर्टी से जो है ना, आपको हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। ये हिंदू धर्म में उस समय ऐसा नियम था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर ने, उन्होंने उस नियम में अमेंड कर दिया कि बोला वो नियम अब वैध नहीं होगा। अब जो है, जो भी ईसाई बनेगा, हिंदू से जब कोई भी ईसाई बनेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसको अपने पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। मतलब धर्मांतरित हिंदू को जो है पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार, एक तो पहले था नहीं होगा अधिकार, इन्होंने क्या किया, अमेंड करके बोल दिया पूर्ण अधिकार, और साथ में बोल दिया कि अब जो भी ये हिंदू धर्मांतरित होगा इसको जो है जॉब में आरक्षण देंगे, और जो भी जिस पद पर रहेगा उसको प्रोन्नति में आरक्षण भी मिलेगा। अब इससे क्या होगा, बहुत आदमी लालच में आकर के हिंदू धर्म से कन्वर्ट होते, ईसाई जो हिंदू धर्म के रूढ़िवादी लोग थे उस समय, जो धर्म को मानने वाले लोग थे, उनका भावना, धार्मिक भावना आहत हुआ और उन्हें लगा कि ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है। ये तो 18 एक्ट के तहत ये ले दिया और फिर आप ये भी ले आए, तो हम करें क्या। तो ये भी एक समस्या बढ़ रहा था कि अब क्या करें। तो साथ में एक और चीज़ था कि जो भी सामाजिक सुधार हुआ था, अंग्रेज़ों ने भारत में काफ़ी सारा सामाजिक सुधार किया था। ठीक, देखते हैं सामाजिक सुधार। ये जो सामाजिक सुधार उन्होंने किया था पहले, इसका विरोध इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा उन्मूलन कानून लाया था 1829 में। किसने लाया था, विलियम बेंटिंग ने लाया था। किनके प्रयासों से लाया था, राजा राममोहन राय के प्रयासों से लाया था। ये हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देख लेंगे। फिर भी एक फैक्ट देख लो, सती प्रथा उन्मूलन 1829 में आया था। बेंटिंग साहब थे उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है, और राजा राममोहन राय जी के प्रयासों से ये आया था। सती प्रथा दिया था, नरबली प्रथा, ये सभी प्रथा का जब उन्मूलन गवर्नमेंट ने किया था, हालांकि ये प्रथा को उन्मूलन करना सही था, लेकिन उस समय जो इन चीज़ों में विश्वास करते थे उनका भावना आहत हुआ। उनको लगा कि ये तो हमारे धर्म में यानी हमारे रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो इनके विरोध में भी ये जो है ना बढ़ गया विरोध। ठीक, ये था सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अब देखेंगे एक तत्कालिक कारण। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारण के बाद अब देखते हैं सैनिक कारण क्या था। एक सैनिक कारण था, फिर तत्कालिक कारण। 4 में था सैनिक कारण। सैनिक में क्या कारण था कि भारतीय सेनाओं को जो है ब्रिटिश सेनाओं के अपेक्षा जो है इनको कम सुविधाएं, कम वेतन और पदोन्नति में आरक्षण वगैरह नहीं मिलता था। इनको बस कांस्टेबल या फिर सेना के पद पर रखा जाता था, अधिकारी नहीं बनाया जाता था। सैनिक कारण क्या था कि पद, अधिकार
सुविधा व वेतन में ब्रिटिश की तुलना में भेदभाव व पक्षपातपूर्ण नीति। पद अधिकार सुविधा व वेतन में ब्रिटिश की तुलना में भेदभाव व पक्षपातपूर्ण नीति, ये था कि अब इनको सेम है। आप RRR मूवी देखे, उसमें रामचरण जो था सैनिक अधिकारी था, योग्य था, फिर भी उनको नहीं मिल रहा था। उन्होंने कितना प्रपंच रचा कि प्रमोट हो, और तब जैसे तैसे हुआ प्रमोट। तो आप वही देखिए कि उनको उनके क्षमता के हिसाब से ना पद मिला था, एक ही पद पर है लेकिन भारतीयों को कम वेतन मिल रहा था और सुविधा भी कम था, सस्ते जूते सब कुछ चीज़ें, अधिकार नहीं था, भेदभाव और इवन खाना तक अलग था। और साथ में जो था एक एक्ट के तहत जो है धार्मिक प्रतीकों के ग्रहण पर प्रतिबंध। एक्ट का क्या कहता है, जो भी सेना में है, सिख है तो पगड़ी नहीं डालेगा, तो हिंदू है तो वो कड़ा नहीं, गले में वो लॉकेट या कुछ चीज़ नहीं डालेगा, मुस्लिम है तो अपने हिसाब से जो भी होता है वो नहीं डालेगा। तो इस हिसाब से एक धार्मिक प्रतीक ग्रहण नहीं कर सकते, तो उनका धार्मिक भावना आहत हो रहा था। एक और एक्ट था कि एक एक्ट बना दिया था कि जो भी सैनिक है, सैनिक को समुद्र पार जाने की अनिवार्यता। ये क्या हो गया, सैनिक को समुद्र पार जाने की अनिवार्यता, मतलब सैनिक को जो भी सेना में भर्ती होंगे उनको ज़रूरत पड़ने पर क्या ऐसे भी उनको समुद्र पार जा कर के सैन्य अभियानों में उनको हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया था। जबकि भारतीय संस्कृति में क्या था, उस समय ऐसा रीति रिवाज और मान्यताएं था कि जो भी समुद्र पार जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उस समय जो मान्यता था उस हिसाब से ये बिल्कुल उसके मान्यता का अपोजिट ठहरता है। इस कारण से उस समय समाज में जो भी मानने वाले लोग थे चीज़ों को, उनको लगा कि यार ये मेरे आर्थिक रूप से मेरा अनाज छीन रहा है, मेरा खेत छीन रहा है, सेना में है तो ऐसा दे रहा है, इवन अब मेरा धर्म भी भ्रष्ट कर रहा है। तो अब जो है उनका ना एकदम तीव्र हो गया। तो ये सैनिक कारण ये था, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या फिर लिखे। अब ये सैनिक कारण के बाद हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे, तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण क्या था, आखिर ऐसा क्या हो गया उस समय जो अचानक ही एक मौका मिल गया और सभी टूट पड़े। तात्कालिक कारण क्या था कि एक इनफील्ड राइफल आया था, ठीक है। इनफील्ड राइफल आया हुआ था उस समय। इसमें कारतूस जो है चर्बी युक्त था, ठीक है। कारतूस जो था चर्बी युक्त, और ये चर्बी जो बोला जा रहा था गाय व सूअर का। सूअर मुस्लिम के लिए हराम था, गाय हिंदू के लिए हराम था। इवन हिंदू और मुस्लिम दोनों का भावना आहत हो गया। उसमें गन में क्या था कि आपको जो भी एक गन था, जब आपको गोली आप डालेंगे कारतूस तो उसको दांत से खींचना होता था, ठीक है, कारतूस को, और वो चर्बी को ही खींचना था। वो गाय और सूअर का था। अगर हिंदू लगाए इसको मुँह तो गाय के कारण उनका धर्म भ्रष्ट, मुस्लिम लगाए तो सूअर के कारण उनका धर्म भ्रष्ट। इस कारण से उनका लगा कि यार ये तो इज्जत अब तो एकदम आ गया, मेरे धर्म भ्रष्ट करने के चक्कर में ही आ गया, हमको
कैसे भगवान को मुंह दिखाएंगे, अल्लाह या किन्हीं को भी मुंह दिखाएंगे। तो अब ये टेंशन में आ गए और फिर यहीं पे मंगल पांडे शुरुआत जो किया था, मंगल पांडे विद्रोह करता है 8 अप्रैल को, फांसी हो गया। और फिर जो है 1057 से विधिवत शुरुआत हो गया क्रांति का। ये था हमारा आज का सेशन।